नमस्कार। आज 26 जनवरी 2025 है और हमारे देश के का गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। तो सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं, बधाई। और आज मैं जो यूट्यूब पर वीडियो ला रहा हूँ, ये इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के विषय में है। तो बहुत से लोग बीमा, हिंदी में इसको बीमा लोकपाल कहते हैं और इंग्लिश में इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। तो ये मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने अभी कल एक दैनिक भास्कर हिंदी का न्यूज़ पेपर है, तो वेबसाइट पे मैंने एक बीमा लोकपाल की जो अवार्ड या उनकी जो डिसीजन है उनके संबंध में एक न्यूज़ पढ़ी थी। और वो न्यूज़ मेरे मायने में बहुत सही और सच्ची थी और वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। वो एक तरीके से जो ये इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन हैं, इनकी कार्यशैली के बारे में पोल खोल रही थी। तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ थी। तो उसी विषय में मैं उसी कड़ी में मैं अपना ये वीडियो ला रहा हूँ। तो मैं इंश्योरेंस फील्ड में 20 साल से ज़्यादा मुझको जनरल इंश्योरेंस फील्ड में हो गया है और मैं एक IRDAI अप्रूव सर्वेयर भी हूँ। अशोक कुमार सिंह मेरा नाम है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में निवास करता हूँ। जब मैं 20 साल पहले जब मैं अप्रूव सर्वेयर बना, लाइसेंस लिया मैंने IRDAI से, तो मैं भी बहुत कुछ ये इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के बारे में नहीं जानता था। और उसके कुछ साल बाद मुझे ये जानकारी हुई कि कोई इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन भी होता है, तो मैं उसके एक दो ऑफिस के बारे में भी थोड़ा सा जाना और फिर कुछ समय बाद मैं और भीतर जाना। तो 2010 या 12 के आसपास जो मैंने ये इसको ठीक से तो क्या, थोड़ा जाना समझा। तो मैंने कुछ अवार्ड्स डिसीजन देखे और जो मुझे बहुत बेहतर लगे और मुझे लगा कि भाई कोई संस्था है जहाँ न्याय होता है और बहुत, जहाँ बीमा कंपनी भी डरती है। और फिर इसी उसमें मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो मैंने उनको वहाँ न्याय के लिए अगर कोई दिक्कत है, कोई डिस्प्यूट है, तो वहाँ जाने की सलाह दी, लोगों की मदद की। जो पॉलिसी होल्डर्स अपने क्लेम केस के विषय में जिनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो मैंने देखा धीरे धीरे ये जो कार्यशैली है वो बहुत बेहतर नहीं थी और बड़ी निराशा महसूस की मैंने इनके कार्यशैली को देखकर। तो इसी कड़ी में मैं ये आपको कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर जो भारत सरकार ने 1998 1998 में ये इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का गठन किया और ये देश में कुछ प्रमुख जगह, कुछ कैपिटल या जो छोटे स्टेट हैं, तो दो या तीन को मिलाकर एक उनके लिए बीमा लोकपाल ऑफिस स्थापित किए। और ये आज आज अगर इनकी वेबसाइट पे हम देखते हैं तो 18 बीमा लोकपाल ऑफिस कार्यरत हैं इंडिया में। और इनका मुख्य कार्य है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर है उसको क्लेम विषय में या पॉलिसी के संबंध में, मिस सेलिंग के संबंध में, डिले इन क्लेम सेटलमेंट के संबंध में, या और भी अगर बीमा कंपनी ठीक से पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम नहीं दे रही है, पॉलिसी के प्रीमियम के संबंध में, या पॉलिसी से संबंधित कोई और इंश्योरेंस ब्रोकर के संबंध में कोई शिकायत है, तो एक सर्टेन लिस्ट है, एक सर्टेन टाइप्स की जो शिकायत डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए इनमें शिकायत कर सकते हैं। तो 1998 में भारत सरकार ने बीमा लोकपाल ऑफिसेज जो का गठन किया और ये इनका उद्देश्य ये था कि इंश्योर्ड को कोर्ट या कहीं लंबी कोर्ट में लंबी कार्रवाई होती है, तो एक मीडिएटर के रूप में इनको रखा और जिससे कि जो बी इंश्योर्ड और बीमा कंपनी के जो मध्य विवाद है वो इनके समक्ष लाया जाए, अगर इंश्योर्ड लाता है तो, और उसको त्वरित गति से उसको उस विषय में न्याय मिले।
और ये जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का जो अवार्ड है वो बीमा कंपनी के लिए बाइंडिंग रखा गया। वो उसको चैलेंज नहीं कर सकती, उसको मानना ही होगा। हालांकि बीमा कंपनी उस अवार्ड के अगेंस्ट अगर उनको लगता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं, ये ऑप्शन है। मतलब एक तरीके से बाइंडिंग तो नहीं हुआ, वो फिर हाई कोर्ट जा सकती है। तो ये जो इसका उद्देश्य था मेन, ये था कि इंश्योर्ड को अगर क्लेम विषय में कोई डिस्प्यूट है तो वो यहाँ आए, अपनी शिकायत रखे और सुनवाई हो, और जिससे उसको जल्दी न्याय मिले। और इसके लिए मैक्सिमम 90 डेज का समय रखा गया था। तो लगभग 1998 में भारत सरकार ने ये गठन किया भी इसका, और 2000 से लगभग ये ऑफिसेज कार्यरत हैं। और इस समय वर्तमान में ये 18 ऑफिसेज हैं। इनमें बीमा लोकपाल एक इस जो वर्तमान अभी इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल्स 2017 जो है उसके अकॉर्डिंग ये कार्यरत हैं। और इनकी जो सिलेक्शन है या जो ये इसको चला रही है वो काउंसिल है, तो उसके जो मुख्य मेंबर हैं वो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कुछ और जो ये अथॉरिटी या कुछ इनके संबंधित मेंबर्स होते हैं, उनकी एक समिति होती है और वो इसको चला रहे होते हैं। और जो इसका जो खर्च है वो भी बीमा कंपनी वहन करती है कंट्रीब्यूशन बेसिस पे। वैसे अगर ये जो है, अगर हम इंश्योरेंस, मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि जो इंश्योरेंस इंडियन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन जो सिस्टम है वो बाहर देश जैसे ब्रिटिश या और यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं उनसे अलग है। यहाँ पे सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी के कंट्रोल में रखा हुआ, उन्हीं के खर्च से, और उन्हीं के लोग इसको चला रहे हैं। जबकि बाहर देशों में जो यूरोपियन कंट्री या ब्रिटिश है शायद, मैंने जो पढ़ा था, उनके यहाँ बीमा कंपनी का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मुख्य वही चुनने वाले लोग हैं, और जिनके खिलाफ शिकायत आती है तो उन्हीं के पैसे से और उन्हीं के सिस्टम से बीमा लोकपाल ऑफिस चलते हैं। बीमा लोकपाल का चयन 3 वर्ष के लिए होता है। पहले तो ये अलग था, लेकिन अभी 3 वर्ष के लिए है। और एक सर्टेन मैक्सिमम एज या जो भी उसमें से पहले हो जाए। और ये अधिकतर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या जो वरिष्ठ काफ़ी बड़े लेवल के इंश्योरेंस ऑफिशियल्स या और सर्टेन टाइप्स के हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, आईआरएस हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज हैं, कैडर में उनको एक सिलेक्शन प्रोसेस के तहत सेलेक्ट किया जाता है 3 वर्ष के लिए। तो जो जो सेलेक्ट किया जाता है उनको इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं होती, और कई बार यही बड़ी दिक्कत आती है कि इंश्योर्ड अपनी शिकायत लेके जाता है और वो उस शिकायत को इंश्योरेंस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग या इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग समझ ही नहीं पाते। और जो इनका स्टाफ होता है इंश्योरेंस ombudsman ऑफिस का, वो भी इंश्योरेंस कंपनी से डेपुटेशन पे या जो रिटायरमेंट के बाद आया हुआ स्टाफ होता है। और उनकी सोच भी वही जो डिस्प्यूट में जो बीमा कंपनी जिस सोच से डिस्प्यूट क्रिएट हुआ होता है, पैदा हुआ होता है, या बीमा कंपनी क्लेम को नो क्लेम कर रही होती, वही अधिकांश इन लोगों की सोच समझ होती है। और रिलेशन भी होते हैं, तो यहाँ भी ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अभी जो ये जो न्यूज़ है, ये इसमें दिया है, इसका हेडिंग है बीमा लोकपाल 23% शिकायतें सुनते ही नहीं है और 80% लोग निराश। तो ये बहुत सही मुझे लगता है, बिल्कुल सही है कि 23% तो शिकायत सुनते ही नहीं। आप बीमा लोकपाल में ऑनलाइन शिकायत करने का प्रावधान है, आप ऑनलाइन शिकायत कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बाद उसमें क्या हो रहा कुछ आपको पता नहीं चलेगा। आप उनके ऑनलाइन सिस्टम से आप चेक करेंगे तो एक जगह सुई अटकी की अटकी मिलेगी कि फला जगह ये अंडर प्रोसेस है। आप उस ऑफिस को फ़ोन करेंगे तो हो सकता है आपका कोई फ़ोन सुबह से शाम तक उठाए ना, और उठा भी ले तो प्रॉपर
जवाब न दे। आप उनको मेल करेंगे तो वो जहमत ही नहीं समझते कि उसका रिप्लाई किया जाए। तो ये बहुत सारे ऑफिसेज में ऐसे, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, मैंने बहुत अच्छे ऑफिसेज भी, मुझे काफ़ी तजुर्बा है, मैं लोगों की मदद करता हूँ तो इस विषय में। और मतलब तो मैंने देखा है बहुत से ऑफिसेज में तो थक जाते हैं मेल कर करके और वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। और यहाँ पे आप ऑनलाइन शिकायत करेंगे, सारे पेपर्स सब कुछ देंगे, उसके बाद फिर वो वहाँ से कुछ समय बाद एक लेटर आएगा, वो पेपर्स मांगेंगे, वो पेपर आप फुलफिल करेंगे। फिर सुनवाई के लिए जो नंबर आएगा, मीडिएशन के लिए एक फॉर्म साइन कराएंगे, वो काफ़ी दिन बाद आता है जनरली। तो मैंने तो ऐसा देखा कि डेढ़ डेढ़ साल बाद ये लेटर आया है। अभी एक मुंबई में, मुंबई नहीं महाराष्ट्र में एक केस था, और उसके लिए डेढ़ साल बाद, लगभग 23 का केस है, और वो 2024 में दिसंबर में उसकी सुनवाई हुई तभी लेटर आया। तो कितना लंबा समय, जबकि 90 डेज का समय है। उनको मेल भी की, फोन भी किया, लेकिन कोई उसमें रेस्पॉन्स नहीं आया था। तो खैर, चलिए जैसे भी है, कुछ जगह समय पे भी आ जाता है, कुछ जगह, बहुत कम जगह हैं जहाँ समय पे आ जाए। तो फिर जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, सुनवाई होती है, तो अगर इंश्योर्ड उसमें ऑनलाइन सुनवाई का ऑप्शन के लिए ये मेल करते हैं, ऑप्शन भी है इंश्योरेंस ombudsman रूल्स 2017 में। लेकिन अधिकांश इंडिया में जो कार्यरत लोकपाल ऑफिस हैं वो इंश्योर्ड को ऑनलाइन सुनवाई का अवसर नहीं देते हैं। वो रिक्वेस्ट करेगा कि मैं सर्विस करता हूँ या मैं बहुत दूर हूँ, तो उसको वो अवसर नहीं देंगे। हालांकि बीमा कंपनी को ये अवसर दे देंगे। अभी हाल ही में एक नोएडा बीमा लोकपाल में सुनवाई थी, तो वहाँ इंश्योर्ड बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे, और उसने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो नहीं सुनी गई। जबकि इंश्योरेंस कंपनी को, जो जिनसे शिकायत थी, उनको ऑनलाइन का अवसर था। तो जब बीमा कंपनी को दे सकते हैं तो इंश्योर्ड को भी दे सकते हैं, और इंश्योरेंस ombudsman रूल्स 2017 में भी ये विकल्प मौजूद है, तो देना चाहिए। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, कितनी कितनी दूर से, कितनी मुश्किल से आते हैं, पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। तो इससे अगर है ये अवसर, जब आप एक बीमा कंपनी को दे रहे हैं, तो इंश्योर्ड को भी देना चाहिए। और जो मैंने देखा, जो मुख्यतः यहाँ बीमा कंपनी का रेगुलर टच होता है इन ऑफिसेस से, तो उनकी बहुत अच्छी लाइजनिंग हो जाती है, निचले स्टाफ से लेके ऊपर के स्टाफ तक। इंश्योर्ड चूंकि पहली बार आ रहा होता है, और उस माहौल में अगर बहुत आम सा है, जो थोड़ा दबा हुआ सा व्यक्ति है, जिसे कम नॉलेज है इंश्योरेंस की, तो उसको कोई ज़्यादा अवसर, उसकी शिकायत को सही से सुना नहीं जाता है। वो लंबी सी शिकायत के जो भी कुछ कहना चाहेगा, उसे उतना अवसर ही नहीं दिया जाएगा। अगर बोलेगा भी तो, अगर सीधा आदमी है तो उसको चुप कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो सुनवाई का स्तर है वो बहुत ही खराब है। हाँ, मैंने कुछ केसेस में तो, कुछ ऑफिसेज में ऐसा भी देखा कि साहब, जहाँ सुनवाई हो रही है वहाँ बीमा कंपनी को थोड़ी सी झाड़ डाटा, और कहा साहब इनका क्लेम देते क्यों नहीं, इनका क्लेम दो, ये है वो है। और उसके बाद जब 5 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद जब परिणाम आया, तो वो उसके बिल्कुल उल्टा आया, वो बीमा कंपनी के पक्ष में आया। तो मैंने ऐसे भी काफ़ी केसेस देखे हैं जो ट्रांसपेरेंसी के नज़रिए से सही नहीं है। मुझे लगता है शायद इसलिए वीडियो, जो ऑनलाइन सुनवाई है वो इसलिए नहीं करते कि कहीं इंश्योर्ड को रिकॉर्ड ना कर ले और कोई सबूत ना बन जाए उस सुनवाई का, तो इसलिए शायद ये ऑनलाइन सुनवाई पसंद नहीं करते। लेकिन एक बीमा लोकपाल ऑफिस चंडीगढ़ है जो बहुत बेहतर ऑफिस रहा है, जो अभी बीमा लोकपाल साहब वहाँ रिटायर हो गए, तो वहाँ उस ऑफिस में सभी सुनवाई ऑनलाइन होती थी वो, और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे भी थे। तो हाँ, और कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं, मैं पहले ये इनकी जो वेबसाइट है उस पे इनके डिसीजन आते थे, एक ईयर के मंथ के हिसाब से, तो मैं उनको पढ़ता था। तो मुझे बहुत शौक था, मैं वो डिसीजन देखता था। तो एक ऑफिस दिल्ली इंश्योरेंस ombudsman ऑफिस था, उसके मैं डिसीजन अगर 10 पढ़ूँ तो शायद 10 के 10 इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में होते थे। और मुझे भी 20 साल का तजुर्बा है, मैं भी इंश्योरेंस को
मैं ये तो नहीं दावा कर रहा कि मैं कोई सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ या बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी नॉलेज रखता हूँ। तो वो मैंने बड़े अजीब डिसीजन देखे और मुझे उन्हें पढ़कर बहुत निराशा होती थी। और उस बीमा लोकपाल ऑफिस में जो बीमा लोकपाल थे उस समय एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और उनका जो डिक्टेटरशिप टाइप मुझे बिहेवियर महसूस होता था। और जो इंश्योरेंस में क्लेम या इंश्योरेंस विषय में न्याय के नज़रिए से उनके डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं थे, इवन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के नज़रिए से बिल्कुल सही नहीं थे। इन जब ऑफिसेज में सुनवाई होती है तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या गलत है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोना समझा जाता। इसमें अक्सर जो बीमा कंपनी ने जिस वजह या जो अप्रूव सर्वेयर जो बीमा कंपनी ने अपॉइंट किया है उसकी कार्यशैली को या उसने जो किया है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किया है या नहीं, अक्सर उसकी रिपोर्ट को आंख मीच के, जबकि इंश्योर्ड की शिकायत उसी के खिलाफ है, तो वो सुना और समझा ही नहीं जाता। तो ये यहाँ विडंबना है कि यहाँ न्याय की दृष्टि से काम नहीं हो रहा है। और तो इसमें जो इसमें दिया है साहब कि 23% तो शिकायतें यूं ही खारिज कर दी जाती हैं, 16% में अवार्ड दिया जाता है, 27% जो टोटल शिकायतें उनकी ये परसेंटेज है, 27% मामलों में केवल सिफारिश की जाती है, और 15% मामले बीमा कंपनियों के हक में जाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो इंश्योर्ड के पक्ष में जा रहा है वो तो सिर्फ 16% ही है, और बाकी तो सब बीमा कंपनी। 27% मामलों में सिफारिश है। सिफारिश में क्या होता है? हाँ, एक और चीज होती है कि बीमा लोकपाल के बहुत से डिसीजन बड़ी स्पष्ट होते हैं, मतलब उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं होगी, और वो पास कर देंगे, बीमा कंपनी को भी भेज देंगे, बीमा कंपनी फिर उसको फॉलो ही नहीं करती है, वो अपने हिसाब से करने लगती है। फिर आप अगर एक बार अवार्ड या जो भी डिसीजन या जो भी सिफारिश उन्होंने की है, आप लाख शिकायत कर लो बीमा लोकपाल फिर उसमें कोई आपकी मदद नहीं करेंगे, जिसे आपको जानते ही ना हो, सुतेला व्यवहार होता है। अभी महाराष्ट्र में पुणे में एक बीमा लोकपाल ऑफिस ने 1.5 साल बाद, जो मैं अभी पहले भी जिक्र कर रहा था, उसमें एक बीमा कंपनी जबरदस्ती एक गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस पब्लिक टोटल लॉस बेसिस पे सेटल कर रही थी। इंश्योर्ड ने अपनी मर्जी से बताकर गाड़ी रिपेयर कराई तो काफी कम में रिपेयर हुई, 75 से कम हुई। खैर वो शिकायत की 1.5 साल बाद जब भी सुनवाई हुई, बीमा लोकपाल ने बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट के लिए लिखा। उस बीमा कंपनी ने उसके बाद अपने सर्वेयर से एक रिपोर्ट बनाई, और उसमें जो मेन पार्ट थे वो छोड़ दिए जो पहली रिपोर्ट में उनके सर्वेयर ने असेस किए थे। उसके बाद आप फिर शिकायत की इंश्योर ने बीमा कंपनी और बहुत सारी जगह, तो बहुत दिन बाद बीमा कंपनी के सर्वेयर ने एक और नई रिपोर्ट बनाई, और उसमें वो पार्ट पास करती है, यानी तीसरी रिपोर्ट बनाई। और लेकिन अब की बार उसने जीएसटी नहीं दिया, जबकि जो पहली दो रिपोर्ट हैं उनमें जीएसटी इंक्लूड था। और इंश्योरेंस जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, या जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन, जो प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी है उसकी कंडीशन 3 है, उसमें साफ लिखा है कि एक्चुअल एंड रीजनेबल कॉस्ट क्लेम में दी जाएगी। तो अगर कोई खर्च है तो उसमें टैक्स को तो इंक्लूड है, तो बीमा कंपनी ने वो जीएसटी टैक्स नहीं दिया। इसकी शिकायत बहुत जगह आईआरडीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बीमा लोकपाल सब जगह की गई, लेकिन बीमा कंपनी टस से मस नहीं हुई, और इलॉजिकल उसके लिए जवाब देने लगी कि साहब बिल हमारे नाम नहीं बनाया, जबकि जब गाड़ी रिपेयर हुई थी तब बीमा कंपनी क्लेम दे ही कहाँ रही थी। और उस समय बीमा कंपनी को कहा भी गया था कि साहब आप बताइए बिल किसके नाम बनाए, तो नहीं बताया। और अगर बाई चांस बिल बनवा भी देते तो 2000 जो 2 साल पहले जो था वो अब तो वो उसका जीएसटी बेनिफिट भी नहीं मिलना था। तो जीएसटी बेनिफिट मिले ना मिले ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो इंडemnification का कॉन्ट्रैक्ट है, और एक्चुअल एंड रीजनेबल कॉस्ट जो रिपेयर की है वो देनी है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ नहीं दिया उन्होंने। बीमा लोकपाल को भी शिकायत की, आईआरडीए को भी की, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी की, लेकिन अभी उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। अब थक हार के आरटीआई लगाई है आईआरडीए पे और बीमा लोकपाल पे इस विषय में, तो देखते हैं क्या होता है। और
फिर हो सके तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भी लगाएंगे कि हम किस देश में रह रहे हैं और कैसे जीएसटी नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ जो बीमा लोकपाल जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था कि इंश्योर्ड के साथ अगर अन्याय हो रहा है और गलत हो रहा है तो उन्हें इंसाफ मिलने में मदद हो, तो ये अपने उद्देश्य की जो पूर्ति है वो नहीं कर पा रहे हैं और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी हाल में जो मास्टर सर्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 आया है, उसमें भी लिखा है कि अगर 30 दिन में इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का जो अवार्ड है बीमा कंपनी मिलने पे उसको फॉलो नहीं पालन नहीं करेगी तो उस पे 5000 पर डे का पेनल्टी लगेगी। ये सब नियम तो अच्छे हैं, पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं, लेकिन बीमा कंपनी सुनती नहीं है। कभी कभी तो इनके अवार्ड का ही पालन नहीं करती, उसको टालती रहती है। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा पेनल्टी? आप कहाँ शिकायत करेंगे? आईआरडीए में शिकायत करती करिए, कोई सुनता नहीं है। अब सर्वे रेगुलेशन 2015-20 है, उसमें अप्रूव सर्वे के लिए ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर सर्वेयर वायलेशन पे आप उसकी कंप्लेन कर करके थक जाएंगे हर जगह, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। सेम यही चीज है। आज एक मुंबई के एक आदमी ने आरटीआई लगाई थी, उसे पूछा था कि बीमा कंपनी ने किसी जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन अवार्ड्स हैं उनका पालन ना करने के लिए किसी कंपनी पे कोई पेनल्टी लगाई है? तो 2010 से लेके 20 तक एक भी कंपनी पे कोई पेनल्टी नहीं लगी थी। तो यहाँ अ, मेरा जो मानना है कि इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन जो सिस्टम है इसकी कार्यशैली पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर को ध्यान देना चाहिए, जो अभी अपने उद्देश्य से बहुत दूर हैं और बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है इनका इंश्योर्ड के प्रति। तो ये बेहतर होना चाहिए, जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। और मेरा आप लोगों को अगर कभी आता है आपकी कोई विवाद, तो भाई जैसा भी ऑप्शन है हमारे पास यही है और इसमें समय जल्दी समय में प्रॉब्लम दूर होती है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि हमें जाना तो बीमा लोकपाल में ही चाहिए, चूँकि 90 डेज़ का समय है और हमको सही तरीके से जो सिस्टमैटिक वे है उस तरीके से शिकायत करनी चाहिए, अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहिए और जब कभी सुनवाई का अवसर मिले तो नियमानुसार अपनी बात को ज़रूर कहना चाहिए। अवसर ना भी मिले तो अवसर लेके कहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो जो 15% जो 16% न्याय मिल रहा है, कोशिश करना चाहिए कि हम उन 16% में आएँ या ये परसेंटेज बढ़े, शायद हम सही से वहाँ अपनी बातों को रखें या थोड़ा-सा सही चीज़ों को वहाँ रखें। तो बाकी अपनी किस्मत है और अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट ये तो हैं ही। हाँ, ये सही है कि कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के मुकाबले बहुत बेहतर इनके मुकाबले बहुत बेहतर सुनवाई होती है। वहाँ चीज़ों को सही से सुना समझा जाता है। ये अलग बात है कि वहाँ समय बहुत लगता है, वहाँ 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो आप अपना कभी भी कोई प्रॉब्लम है, बेहतर है तो सबसे ये है कि आपका कम्युनिकेशन से इंश्योरेंस कंपनी से ही मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। अगर मैं लोगों की जैसे सलाह करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि हम पहले बीमा कंपनी से ही ये इनके प्रकरण अपना दबाव बनाकर या जैसे भी अपना मामला सुलझा ले और बहुत मामलों में अधिकांश मामलों में वहीं सफलता मिल जाती है। लेकिन जहाँ बीमा लोकपाल जाते हैं तो वहाँ बहुत मामलों में निराशा भी हाथ होती है। ये नहीं है कि हम गलत होते हैं, नियम अनुसार तो हम सही होते हैं, लेकिन किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए कि जो सामने पक्ष है वो समझना ही नहीं चाहता, सुनना समझना ही नहीं चाहता और उनको अगर सही बताते हैं तो उनकी ईगो भी हर्ट होती है, उनको बुरा लगता है। तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है न्याय पाना। लेकिन जो भी है यही है। अब ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसको मैं विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्कार।